हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल तन्हाई की कहानी में। तो पिछले भाग में हमने सुना भाग 6। आज के वीडियो में हम सुनेंगे भाग 7। सबक के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि समीर सक्सेना, जो कि काफ़ी साल पहले मुंबई में फिल्म के हीरो के रूप में अपना करियर बनाने आया था, पर उसे फिल्मों में हीरो का रोल नहीं मिला। एक प्रसिद्ध निर्देशक कमलनाथ उन्हें 1-2 फिल्मों में साइड हीरो का रोल दिया भी, पर एक दिन कमलनाथ ने उन्हें निर्देशक बनाने की बातें कही। समीर कमलनाथ के असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर कुछ सालों में एक सफल फिल्म निर्देशक बन गया। फिर मिस्टर कमलनाथ ने अपनी इकलौती बेटी दिव्या से समीर की शादी करवा दी। तब समीर को पता चला कि कमलनाथ समीर को मशहूर निर्देशक बनाकर अपनी बेटी से समीर की शादी इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये उनकी बेटी दिव्या की इच्छा है। वह समीर को चाहती है। शादी के बाद दिव्या समीर से कभी धोखा ना देने व बेवफाई करने की वचन लेती है। समीर और दिव्या 1 साल बाद ही एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। समीर के बेटे का नाम हर्ष रखा जाता है। समीर के ऑफिस में उसके सेक्रेटरी के रूप में एक लड़की सोनाली काम करती है, जो कि कोलकाता की रहने वाली है। फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए पेरिस जाते समय सोनाली भी साथ जाती है। वहाँ सोनाली शराब पीकर समीर को किस करना चाहती है और नशे में बताती है कि वह समीर को चाहती है। समीर साफ मना कर देता है। फिर हालात कुछ यूँ बनते हैं कि ठंड से काँप रही सोनाली को आधी रात में बचाने के लिए समीर को अपने शरीर की गर्मी देनी पड़ती है। यानी समीर सोनाली के ठंड से बेहोश हो चुके जिस्म को अपने प्यार की गर्मी देकर ठीक करता है। सुबह सोनाली को जैसे ही सारी बात पता चलती है, वो रोती है। इधर इंडिया आने को तैयार फिल्म यूनिट के लोगों के साथ समीर व दिव्या को अपनी टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है। इस चक्कर में समीर और सोनाली को पेरिस में ही रुकना पड़ता है और सोनाली मजबूर कर समीर के साथ फिर से संबंध बनाने में कामयाब हो जाती है। ना चाहते हुए भी समीर को वो सब करना पड़ता है। इंडिया आकर सोनाली वो सब समीर के साथ अक्सर करना चाहती है। वो धमकी भी देती है। समीर के पास सोनाली की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। सोनाली लाखों रुपये ऐंठ कर समीर को शांत नहीं रहने देती। अंत में तंग आकर समीर उसे नौकरी से निकाल देती है, पर वो एक साजिश के तहत दिव्या के द्वारा पूर्ण व नौकरी हासिल करके समीर के ऑफिस में काम करने लग जाती है। एक दिन सोनाली समीर को अप्सरा रिजॉर्ट बुलाती है और समीर को मंगलसूत्र व सिंदूर पहनाने की जिद करती है। समीर के मना करने पर काफ़ी वाद विवाद होता है और गुस्से में समीर सोनाली के गर्दन को दबा देता है। इस घटना में सोनाली की मौत हो जाती है। जब समीर को एहसास होता है कि उसे सोनाली को मार दिया है, तब उसे पुलिस का भय सताता है। वो एक प्लान बनाकर लाश को एक बोरे में डालकर समुद्र में फेंक आता है। ऊपर लिखी सभी घटनाएं 1 महीने पहले की है। ये घटनाएं समीर अपने ऑफिस में बैठकर याद करता है। उसी दिन समीर को कोरियर द्वारा एक पार्सल मिलता है, जिस पर भेजने वाले ने अपना नाम व पता नहीं लिखा होता है। समीर जब उस पार्सल को खोलकर देखता है तो दिमाग घूम जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती है। वह दिल जोरों से धड़कने लगता है। अब आगे सुनिए। समीर को मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब सामान आखिर कौन भेज सकता है? उस पार्सल में सोनाली के पर्स और उसका मोबाइल, जो सोनाली के साथ उस दिन अप्सरा रिजॉर्ट में था और जिसे समीर ने सोनाली की डेड बॉडी के साथ उसी बोरे में डाल दिया था, वही थी। समीर ने सोनाली का पर्स खोला तो दिमाग एक बार फिर से घूम गया। उस पर्स में ढेर सारे फ़ोटो थे। कुछ फ़ोटो समीर और सोनाली के पेरिस के उस होटल के थे, कुछ सोनाली के मुंबई स्थित रूम के थे। पेरिस वाले फ़ोटो में स्पष्ट देखा जा सकता था कि सोनाली बेड पर रस्सी से बंधी है और समीर उसके साथ बलात्कार कर रहा है। फ़ोटो में सोनाली के चेहरे को देख कोई भी कह सकता था कि वो चीख रही है, चिल्ला रही है। उसके बाद के फ़ोटो में समीर सोनाली के साथ रति क्रिया में लीन दिख रहे हैं। कुछ फ़ोटो अप्सरा रिजॉर्ट की भी थी,
जिसमें समीर दुल्हन बनी सोनाली की गला दबाकर हत्या कर रहे हैं। फिर एक फ़ोटो में समीर उस पर शराब उड़ेल रहे हैं। यानी उस पार्सल में उस शाम अप्सरा रिजॉर्ट में हुई उन सारी घटनाओं के फ़ोटोग्राफ थे जो समीर को फंसा सकते थे। समीर का दिमाग बुरी तरह भन्ना गया। इस फ़ोटो को खींचने वाला जो भी है वो निश्चय ही उसके व सोनाली के संबंधों को जानता है। समुद्र से सोनाली की पर्स और मोबाइल ढूंढकर उसे भेजने वाला कौन हो सकता है? समीर ने सोनाली का मोबाइल लेकर पावर बटन दबा दिया। हालांकि वो जानता था कि मोबाइल पानी में जाने के कारण डेड हो चुका होगा और ऑन नहीं होगा, परंतु आश्चर्य, पावर बटन दबते ही मोबाइल ऑन हो गया। समीर के दिमाग की नसें मानो फटने को तैयार हो। ये सब आखिर हो क्या रहा है? मोबाइल कैसे हो गया? सिर्फ ऑन ही नहीं हुआ बल्कि नेटवर्क भी आ गया। और आज तो मोबाइल का कीपैड भी लॉक नहीं था। समीर फ़ोन की गैलरी में जाकर देखा। जो फ़ोटोज़ उसने सोनाली के पर्स में देखे थे वे सारी उस फ़ोन गैलरी में भी सेव थी। अगर ये सब मिला है तो सोनाली की लाश क्यों नहीं मिली किसी को? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनाली ज़िंदा हो और ये सब उसी का किया धरा है? नहीं, वो ज़िंदा नहीं हो सकती। अगर उस दिन गला दबाने से उसकी मौत नहीं भी हुई होगी, अगर वो सिर्फ बेहोश ही हुई होगी, तो भी बोरे में डालकर समुद्र की जिस गहराई में मैंने उसे फेंका वो पानी में डूबकर तो अवश्य ही मर गई होगी। समीर जितना सोचता जा रहा था उतना ही दिमाग की गुत्थी उलझती जा रही थी। सवाल अनेक थे पर जवाब किसी का भी नहीं था। उस दिन समीर को किसी काम में मन नहीं लगा। वह उन पार्सल में मिले सभी सामानों और सोनाली के मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने ऑफिस के गोदरेज के पर्सनल लॉकर में रखकर उसे लॉक कर दिया और वो घर आ गया। समीर को परेशान देख घर पर दिव्या ने पूछा, क्या हुआ आज आप सवेरे घर आ गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? समीर ने कहा, नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा देर आराम करने दो। समीर की हालत देख दिव्या ने कुछ नहीं कहा। वो वाकई बेहद टेंशन में और परेशान दिख रहा था। समीर सोफ़ा चेयर पर सिर रख आंख बंद कर आराम की मुद्रा में चला गया। सोफे के पुस्त गाह से पीठ और सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली, मानो सो गया। दिव्या को भी यही भ्रम थी कि उसके पतिदेव रिलैक्स की मुद्रा में सोफे पर बैठे हैं, परंतु ये सच नहीं था। समीर के मन में प्रश्नों का बवंडर सा उठा हुआ था। वो उस पार्सल में मिले सामानों को भेजने वाले के विषय में सोच रहा था। अगले दिन 10 बजे समीर ऑफिस गया। अभी आकर ठीक से ऑफिस में बैठा भी नहीं था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। समीर के मोबाइल के ट्रू कॉलर ऐप ने बताया कि वो फ़ोन जुहू पुलिस थाने से आ रही थी। समीर ने फ़ोन रिसीव किया और हेलो बोला। दूसरी तरफ से कहा गया, इंस्पेक्टर गजराज तिवारी बोल रहा हूँ श्रीमान। क्या आप मशहूर और यंग फिल्म निर्देशक समीर साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ समीर साहब, आपको याद होगा 1 महीने पहले आपने अपनी सेक्रेटरी सोनाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। जी हाँ, मुझे याद है, और ये भी याद है कि 30 दिन से अधिक बीत गए पर आप लोगों ने उसके विषय में कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। अगर पुलिस का कार्य इतना धीमा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? आपका गुस्सा जायज़ है श्रीमान, पर इस वक्त इन सब बहसों में ना उलझकर हम आपको एक सूचना देना चाह रहे हैं। जुहू बीच समुद्र के अंदर से कल मछुआरों को एक लड़की की लाश मिली है। वो लड़की दुल्हन के लिबास में सजी हुई थी और एक बोरे में बंद थी। लाश के पूरे शरीर को समुद्री मछलियों ने नोच नोच कर विभत्स कर दिया है और बॉडी का 70% हिस्सा सड़ चुका है। आप आकर शनाख्त कर दीजिए, कहीं ये आपकी सेक्रेटरी सोनाली की लाश तो नहीं? समीर के मस्तिष्क में विस्फोट सा हुआ। धूम धूम धड़ाम। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब निश्चित रूप से वो बुरी तरह फंस जाएगा। उधर लाश भी मिल गई है और इधर इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी मौजूद है जिसने सोनाली की हत्या करते वक्त तस्वीर ली थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि फ़ोटो में वो सोनाली की गला दबा रहा है और सोनाली उस वक्त दुल्हन के लिबास में है
और इंस्पेक्टर गजराज तिवारी को जो लाश बरामद हुई है वो भी दुल्हन के ही लिबास में है। अगर कोर्ट में मुकदमा जाएगा तो एक ही क्षण में वकील साबित कर देगा कि इस लड़की की हत्या मैंने की है। समीर का सिर घूमता हुआ सा प्रतीत हुआ। फोन पर दूसरी तरफ गजराज अब भी कुछ बोल रहा था। समीर को जब ध्यान आया कि इंस्पेक्टर लाइन पर ही है तब वो फ़ोन कान से लगाया और हेलो बोला। गजराज ने कहा, क्या हुआ हुजूर? आप तो इस तरह खामोश होकर सोचने लगे कि मुझे लगा कहीं ये हत्या आपने की है। एनीवे, आप आ रहे हैं या नहीं? मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्टर, समीर ने कहा। तो इसी के साथ भाग 7 यहीं पे ख़त्म होती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए क्या समीर फंस गया? क्या समीर की सच्चाई सामने आई? क्या वाकई सोनाली मर चुकी है? ये सब जानने के लिए भाग 8 ज़रूर सुनें। मिलते हैं अगले भाग पे। और उससे पहले अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।